दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं सबसे पहले सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप सभी के सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों जिस प्रकार से आप लोग जानते हैं कि चैप्टर हमने 1 आप लोग को कंप्लीट करवा दिया दोस्तों, साथ में नोट्स कॉपी के साथ वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताए हैं आप लोग को और नोट्स कॉपी भी आप लोग बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ हम चैप्टर 2 पढ़ा रहे हैं। तो चैप्टर 2 ये हमारा जो पार्ट है दोस्तों, वीडियो पार्ट है, ये भाग हमारा ये 8 है, 8वां भाग है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने चैप्टर 1 के वीडियो को और चैप्टर 2 के पिछले वीडियो को नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप देख सकते हैं दोस्तों। वहां सारे वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो और आपके मन में कोई भी डाउट हो तो तुरंत पूछ सकते हैं। अब चलिए आज का टॉपिक हमारा है परागण की विधियां। तो इंटर क्लास जो हमारा 12th क्लास है दोस्तों, तो चैप्टर हमारा जो 2 है, सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए। अगर जो स्टूडेंट न्यू हैं वो नहीं जानते कि चैप्टर 2 क्या है, हमारा नाम क्या है चैप्टर 2 का, तो है हमारा पुष्पी पाद वुमेन लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में दोस्तों हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं पिछले वीडियो में हमने आपको परागण इस सब की परिभाषा बताई थी दोस्तों। तो इसमें हम देखेंगे परागण की विधियां। तो परागण की विधियां में हम देखेंगे यहाँ एक पुष्प के पराग कणों को दूसरे पुष्प के वर्तिकार पर पहुंचने के लिए जैविक किसे सजीव के को कहेंगे जैविक एवं अजैविक निर्जीव को कहेंगे साधनों की आवश्यकता होती है। जैविक के अंतर्गत कीट, चिड़िया, मनुष्य आदि आते हैं तथा अधिक क्या है अजैविक के अंतर्गत वायु, जल इत्यादि आते हैं दोस्तों। तो इतना आपको समझ में आया कि होगा कि परागण की विधियां क्या है, परागण विधियां किस प्रकार से होती हैं, इसमें किस चीज की सहायता होती है, कौन कौन इसमें परागण को करने के लिए सहायता प्रदान करता है। तो जैविक अजैविक दोनों समान रूप से भागीदार होती हैं। अब देखिए इन्हीं साधनों के आधार पर परागण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए वायु परागण। तो वायु परागण कैसा होता है दोस्तों, वायु परागण के द्वारा हमारा कैसे पुष्पों में लैंगिक जनन होता है। तो यहाँ देखिए एन्फोली। तो दोस्तों यहाँ दिया गया है वायु परागण। तो देखिए यहाँ कह रहे हैं कि पुष्पों में वायु की सहायता से होने वाला परागण वायु परागण कहलाता है। कितना छोटा डिफिनेशन देख सकते हैं आप, एक बार फिर से रिवाइज करें। पुष्पों में वायु की सहायता से होने वाला परागण वायु परागण कहलाता है तथा इन पुष्पों को वायु परागित पुष्प भी कहते हैं, जैसे गेहूं, जई, मक्का तथा सेलिक्स आदि। तो इस जो ये पौधे होते हैं तो इसमें जो परागण होता है दोस्तों वो वायु द्वारा होता है। इनके जो परागण होते हैं वो वायु द्वारा एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकार पर जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ है वायु परागित पुष्पों की विशेषता क्या होती है। तो यहाँ देख सकते हैं वायु परागित पुष्पों की विशेषता क्या होती है। साथ में दोस्तों इंग्लिश भी नोट करते रहिएगा आप लोग। देखिए पुष्प छोटे व आकर्षण रहित होते हैं। जो पुष्प होते हैं वो छोटे होते हैं और उसमें कोई आकर्षण नहीं होता दोस्तों, उसमें रंग बिरंगे ज्यादा नहीं होते हैं। तो वही कह रहे हैं जिनकी विशेषता होती है वो पुष्प छोटे व आकर्षण रहित होते हैं। जिस प्रकार से गेहूं, मक्का का देखेंगे आप पुष्प, वो बहुत छोटे होते हैं और आकर्षण रहित होते हैं, उनमें कोई आकर्षण नहीं होता है। तो ये क्या है वायु परागित पुष्पों की विशेषता। अब देखिए पादप जो होते हैं वो प्रायः एक लिंगी होते हैं। जो हमारा जिसमें वायु परागण द्वारा परागण होता है वायु द्वारा, वो पादप क्या होते हैं एक लिंगी होते हैं दोस्तों। तो एक लिंगी इसके बारे में हमने डिटेल से आपको पिछली वीडियो में बताया है। अब चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है टॉपिक, देखिए दल व बाह्य दल अनुपस्थित या अत्यंत छोटे होते हैं। मतलब यहाँ कह रहे हैं अनुपस्थित, मतलब वहाँ होते ही नहीं है। वो बाह्य दल या दल पुंज जो होते हैं वहाँ होते ही नहीं है, वो अत्यंत छोटे होते हैं या तो वहाँ होते ही नहीं है। तो दल व बाह्य दल के बारे में आप लोगों को डिटेल से समझाया है हमने पिछले वीडियो में। वो भी एक फ्लावर को लेकर हम उसमें बाकायदा आपको दल पुंज, बाह्य दल पुंज और ओवरी, ये सब वर्तिकाग्र, ये सभी को हमने समझाया कि आखिर में ये सब कहाँ किस स्थान पर पाए जाते हैं। तो जो स्टूडेंट कंफ्यूज हैं तो जाकर अभी हमारे प्रैक्टिकल वाले वीडियो फ्लावर को देख सकते हैं। गुलहड़ के फूल पर आपको हमने आपको समझाया बाह्यदल, दलपुंज, वर्तिकाग्र, अंडाशय ये सब समझाए, तो आप लोग देख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है आइए देखते हैं। बट देखने से पहले अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। अब यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, वायु परागण। अब देखेंगे जल के द्वारा परागण कैसे होता है, हाइड्रोफिली। तो देखिए पुष्पों में जल की सहायता से होने वाले परागण को जल परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, जल परागण कहते हैं। यदि परागण जल के अंदर होता है तो इसे अधो जल कहते हैं। अब परागण 2 प्रकार से, एक अगर जल के अंदर एकदम से डूबा है, जल के अंदर हो रहा है तो उसे अधो जल कहते हैं।
तो अधोजल परागण कहते हैं। जैसे समुद्री घास, जोस्टेरा आदि में होते हैं। यदि परागण पानी की सतह मतलब पानी के ऊपरी सतह पर होते हैं तो क्या कहते हैं, इस प्रकार को क्या कहेंगे, परागण अधिजल कहेंगे। क्या, इसे अधोजल कह रहे थे, इसे अधिजल कह रहे हैं। तो अधिजल परागण कहलाता है। जैसे न्यास और सिरेटो फिल्म में होता है दोस्तों। तो ये आप समझ सकते हैं कि जल परागण किस प्रकार से होता है। एक अगर जल के अंदर हो रहा है तो उसे अधोजल परागण कहेंगे। अगर जल की सतह पर ऊपरी सतह पानी पर हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, अधिजल परागण कहेंगे। तो इतना आपको समझ में आया कि परागण किस तरीके से होता है। एक वायु द्वारा हम लोगों ने देखा, एक जल के द्वारा देखा। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं कि जल परागित पुष्पों की विशेषता क्या है। हम लोगों ने वायु परागित पुष्पों की विशेषता देखा। अब यहाँ हम देखेंगे जल परागित पुष्पों की आखिर विशेषता क्या होती है। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, जो पुष्प होते हैं, पुष्प छोटे, रंगहीन, गंधहीन होते हैं। तो वो पुष्प जो होंगे वो छोटे होंगे, उसमें कोई रंग नहीं होगा दोस्तों, वही रंगहीन कहलाएगा। गंधहीन, उसमें कोई महक नहीं होगा, इसलिए उसे कहेंगे गंधहीन। उसमें कोई खुशबू नहीं होता, वो हीन होता है, तो इसलिए कहेंगे पुष्प छोटे, रंगहीन, गंधहीन होते हैं। फिर यहाँ देख सकते हैं पुष्प प्रायः क्या होते हैं, पुष्प प्रायः एक लिंगी होते हैं। इसमें भी जल परागण में भी पुष्प क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं। तो ये एक लिंगी, द्विलिंगी के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है। जो स्टूडेंट ने नहीं देखा, जाकर पिछले वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए परागण, यहाँ कह रहे हैं पराग कण हल्के होते हैं। जो इनके पराग कण होते हैं दोस्तों, हमने आपको प्रैक्टिकल में पराग कण को भी निकालकर आपको बताया था कि पराग कण कितने छोटे होते हैं। तो जो पराग कण होते हैं हल्के होते हैं, जिसके कारण जल में तैरते रहते हैं। तो जब जल में तैरते रहते हैं तो इसका परागण जल के द्वारा दूसरे पुष्प पर जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, जल परागित पुष्प कहेंगे। अब देखिए जल परागित पुष्पों के पराग कणों के चारों ओर मोम जैसे पदार्थ की एक परत होती है जो इन्हें जल में सड़ने से बचाती है दोस्तों। चिकना होता है तो उसपे क्या होता है, पानी रुक ही नहीं पाता है और जिससे वो सड़ता नहीं है। तो यह मोम जैसा पदार्थ पराग कणों को वर्तिकाग्र से चिपकने में भी सहायता करता है। जब ये चिपचिपा प्रकार का मोम रहेगा दोस्तों, तो ये क्या वर्तिकाग्र पर जब जाएगा तो वर्तिकाग्र पर चिपक जाएगा, क्या गोंद का काम करेगा दोस्तों। तो इतना आप लोगों ने समझा। जो मोम होता है वो दो प्रकार का काम करता है, एक सड़ने से बचाता है, दूसरा वर्तिकाग्र से चिपकने की सहायता भी प्रदान करता है। तो क्या देखे आप लोगों ने, जल परागित पुष्पों की विशेषता थी। तो इतना आप लोगों इसे लिख लीजिए दोस्तों, नोट्स कर लीजिए नोट कॉपी में। अब देखिए, अब हम यहाँ से देखेंगे जंतु परागण। अब जंतुओं द्वारा परागण किस प्रकार से होता है, जूफिली। तो देखिए दोस्तों, इसमें है हमारा पुष्पों में जंतुओं की सहायता से होने वाला परागण जंतु परागण कहलाता है। जब हमारा जंतुओं के द्वारा परागण एक स्थान से वर्तिकाग्र पर किसी पुष्प पर जाएगा तो उसे क्या कहते हैं, जंतु परागण कहते हैं दोस्तों। जैसे हमारे होंगे घोंघा, घोंघे, चमगादड़, हाथी, मनुष्य, पक्षी, कीट आदि सहायता करते हैं किसमें, परागण को। तो ये जंतु हैं, हमारे जंतु के अंतर्गत आए, तो यही हमारा क्या कहलाए, जंतु परागण। अब किस प्रकार से हम देखेंगे, कीट हमारा कीट के द्वारा किस प्रकार से होता है, ये तो इसके साधन हो गए। तो कीट द्वारा कैसे होता है परागण, तो देखिए यहाँ कह रहे हैं अधिकांश पुष्पों में पर परागण कीटों की सहायता से होता है। जब कीट उसके ऊपर जाएंगे, बैठेंगे तो उनके पैरों में चपक जाएगा, तब वो दूसरे पुष्प पर जाएंगे तो वहां के वर्तिकाग्र पर छोड़ देंगे, उस वर्तिकाग्र पर गिर जाएगा, जिस प्रकार से कीटों द्वारा परागण हो जाता है। तो कीट परागित पुष्पों की क्या विशेषता है दोस्तों, कीट परागित पुष्प आखिर किस तरीके से होते हैं, उनकी क्या विशेषता है। तो यहाँ देखिए ध्यान से कह रहे हैं कीट परागित पुष्पों की विशेषता। कीट परागित पुष्पों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे कीट परागित पुष्पों की निम्नलिखित कौन कौन सी विशेषताएं हैं। देखिए, पुष्प प्रायः आकार में बड़े होते हैं। जो कीट परागित होते हैं वो पुष्प प्रायः आकार में बड़े होते हैं, तभी तो कीट उसे देख पाते हैं। तो ये जो पुष्प होते हैं वो प्रायः आकार में बड़े होते हैं। जो बड़े पुष्प होते हैं उसमें कीटों द्वारा होता है परागण। देखिए यहाँ कह रहे हैं मकरंद, सुगंध एवं चटकीले रंग के कारण में कीट इसकी ओर आकर्षित होते हैं। जब ये मकरंद इसमें एक प्रकार से मीठा पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ, जिसे चाटने या खाने के लिए उस पर जाते हैं कीट, और वो जो होते हैं वो सुगंध होते हैं, उसमें सुगंध होता है उस फूल में, एवं चटकीले रंग के होते हैं, बहुत चटक उसमें रंग होता है दोस्तों, जिसके द्वारा वो आकर्षण कर लेते हैं जीवों को दोस्तों अपनी तरफ, और सुगंध के द्वारा भी कई कीट उनकी तरफ जाते हैं। तो इसकी जो कीटों की विशेषता है, कीटों के पुष्पों की यही इसकी विशेषता है कि जो उसमें मकरंद होता है, सुगंध होता है एवं चटकीले रंग के कारण में कीट इसकी ओर आकर्षित होते हैं दोस्तों। तो इसके द्वारा जब कीट इसको देखते हैं तो इसके ओर जल्दी आकर्षित होते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, जब आपका फूल देखिए, आपका जब फूल बड़ा होगा
ये जब आपका फूल बड़ा होगा और इसमें सुगंध होगी दोस्तों, तब इसमें क्या होता है, जो कीट होते हैं वो दूर से ही देख लेते हैं। क्या? दूर से ही इसे देख लेते हैं। जैसे कीट है दोस्तों, कोई कीट है आपका, ये कीट है, तो इसे क्या होगा दोस्तों, ये दूर ही से इसे देख लेगा। तो इसे जब दूर से देख लेगा तब इसके इधर आकर्षित हो जाएगा, जिसके ऊपर ये जल्दी से आ जाएगा। तो जो फूल होते हैं वो मेकअप शेकअप एकदम से किए रहते हैं, यानी कि चटकीले रंग के होते हैं, जिसके कारण कीट इसकी ओर आकर्षित होते हैं दोस्तों। फिर देखिए यहाँ कह रहे हैं परागण संख्या में कम होता है। जिसमें परागकण होते हैं वो संख्या में कम होते हैं तथा चिपचिपे या कटीले होते हैं। कटीले होते हैं। परागकण की संख्या इसलिए कम होती है क्योंकि परागकण कीटों के पैरों में ही चिपक कर दूसरे पुष्प पर हो जाता है दोस्तों। तो जब इसमें कम वो परागकण होते हैं दोस्तों, तो एक दो चिपक जाएंगे तब भी इनका काम चल जाएगा दोस्तों। तो वही कह रहे हैं कि कीटों के पैरों में ही चिपक कर दूसरे पुष्प पर हो जाता है। वर्तिकाक प्रायः दलपुंज के भीतर स्थित होते हैं। जो वर्तिकाक होते हैं वो हमने आपको बताया था कि जो दलपुंज होते हैं उसके अंदर ही वर्तिकार आपका स्थित होता है, जिसपे ये कीट के पैरों में चिपका आपका परागकण उनके वर्तिकार पर जाकर गिर जाएगा दोस्तों। तो आप चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं घोंघा द्वारा परागण कैसे होता है। तो यहाँ देख सकते हैं जो घोंघा होता है, अब इसी टाइप से इसमें भी लिख सकते हैं कि घोंघा के द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है, घोंघा परागण। ये संघ किसके संघ के होते हैं, मोलिस्का संघ के होते हैं। और जैसे उदाहरण आप ले लें दोस्तों, लेमिना जैसे जिमीकंद दोस्तों होते हैं, इसमें घोंघे द्वारा परागण होता है। तो इससे ज्यादा डिटेल से नहीं आता है, ये घोंघा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना जितना आता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था दोस्तों। और अब यहाँ देखेंगे चमगादड़ द्वारा। तो चमगादड़ द्वारा जो पौधे होते हैं वो पेड़ होते हैं। क्या होते हैं? पेड़ होते हैं। और जैसे पेड़ में अगर ले लें कचनार और एपेरुआ या कदम के फूलों को आप लोगों ने देखा होगा, जो बहुत बड़े बड़े उसके पुष्प होते हैं दोस्तों, बहुत सुगंधित होते हैं, जिसके द्वारा वो अंधेरे में भी क्या चमगादड़ उसे देख लेता है। देखिए यहाँ कह रहे हैं चमगादड़ पुष्पों की गंध से आकर्षित होते हैं दोस्तों। जिसमें बहुत ज्यादा इसमें गंध होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा गंध होता है, जिसके कारण ही चमगादड़ अंधेरे में भी उनकी सुगंध सूंघ लेते हैं। क्योंकि रात्रिचर होने के कारण पुष्पों का रंग दिखाई नहीं देता, जिसके कारण जब नहीं देख पाते हैं तो ये क्या सुगंध ही उनकी सहायता करते हैं अपनी ओर लाने के लिए। तो चमगादड़ किस तरह कैसे जाता है आप लोगों ने समझा अच्छे से। तो आइए दोस्तों, इतना आपको अगर समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और साथ में ये भी बताएं हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। देखिए यहाँ कह रहे हैं कि पर परागण से हानियां, अगर किसी चीज का हमने बताया था लाभ है तो उसका हानियां भी होते हैं दोस्तों। तो पर परागण से हानियां क्या है हमारा, अब देखिए यहाँ देख सकते हैं जो पर परागण की क्रिया बाह्य साधनों, जैसे बाह्य साधन जैसे वायु, जंतु, जल आदि पर निर्भर करती है। जब पर परागण होता है तो वो किसके साधन क्या क्या है, वायु है, जंतु है, जल है आदि पर निर्भर करती है, जिसके कारण यह अनिश्चित होता है दोस्तों कि जब भी इस पे वायु जब चलेगा तभी ये बहकर जाएगा, या जंतु जब इस पे आएगा तभी इस पे जाएगा। तो ये क्या होता है, अनिश्चित होता है। कभी भी इसमें पर परागण हो सकता है, कभी भी वायु आ जाता है दोस्तों, कभी जंतु आ सकते हैं, कभी जल के द्वारा हो सकता है। तो ये अनिश्चित, इसकी कोई समय सीमा नहीं होती है, यही इसकी हानि है। देखिए समय पर परागण न होने तथा साधनों के अपर्याप्त होने पर अधिकांश पुष्प परागित होने से रह जाते हैं दोस्तों। जब कोई पुष्प खिलता है तो उसपे जब हमारे वायु अगर चलेगा ही नहीं, अगर जंतु गए ही नहीं, जल आया ही नहीं, तो उसमें जब परागण होगा नहीं तो एक समय के बाद में क्या होगा, पुष्प सूख जाएगा, तो क्या हो जाएगा, परागित होने से रह जाता है। यही हमारा क्या है, पर परागण से होने वाली हानियां। हम देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ है दोस्तों। यहाँ कह रहे हैं कि पर परागण के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है। जब पर परागण के पुष्प होते हैं वो दूसरों पुष्पों पर निर्भर रहते हैं दोस्तों, कि उस पुष्प के परागकण जब हमारे वर्तिकाक पर आएंगे तब हमारा क्या होगा, पर परागण होगा। तो कह रहे हैं कीटों जैसे कारकों आकर्षित करने के लिए पुष्पों को चटकीले रंग, बड़े दल, सुगंध तथा मकरंद उत्पन्न करना पड़ता है दोस्तों। जब कीटों को किस प्रकार से आकर्षित करेंगे, अपने रंग रूप के द्वारा, अपने सुगंध के द्वारा, तभी तो उसमें कोई जंतु कोई कीट जाएगा दोस्तों। तो जो उसपे जो ये सब अंदर से अपने उत्पन्न करते हैं, तो इसमें जब ये उत्पन्न करते हैं तो सभी में अधिक पदार्थ का क्या है यहाँ उत्पन्न करता है, तो अधिक पदार्थ का अपर्याप्य होता है तथा अधिक ऊर्जा का
हाश होता है। इसमें अधिक ऊर्जा भी तो लगती है दोस्तों। जब पुष्प अधिक चटकीले नहीं होते तो उसमें अधिक ऊर्जा उनकी लगती है। जब वो बड़े दल पुंज होते हैं तो उसमें भी उनकी ऊर्जा लगती है। तो यही सबका उनका क्या होता है, अगर उनमें परागकण अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, हानि हो जाता है इन सभी का दोस्तों। तो यही इनके क्या है, परपरागण से होने वाली हानियां आप लोगों ने यहाँ देखा। तो इसको दोस्तों अपने नोट कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि एग्जाम में बहुत ये पूछे जाते हैं। अगर इसे रफली आप याद करते हैं तब भी दोस्तों आपको याद हो जाएगा। ऐसा हम आपको आंसर आपको बताते हैं कि इजिली आप याद कर सके दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे मेन टॉपिक अब आया दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 6-7 नंबर का आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से याद कर लें। देखिए इसमें कह रहा है स्वपरागण एवं परपरागण। तो इन दोनों में हम अंतर देखेंगे दोस्तों। अंतर आखिर क्या है, तो अंतर वाला जो क्वेश्चन होता है दोस्तों वो बहुत पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग इसे अच्छे से याद कर लें। तो देखिए यहाँ कह रहा है, और देखिए दोस्तों चैप्टर 2 हमारा भी जल्दी समाप्त होने वाला है। तो इसलिए आप लोग बने रहें, क्योंकि सारे वीडियो को आप लोगों ने अच्छे से देखा है दोस्तों। तो बस 2-3 और भी वीडियो चैप्टर 2 का बचा है, तो वो भी देख लीजिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 3 भी स्टार्ट कर देंगे, वो भी नोट्स कॉपी के साथ आपको भी प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ देखेंगे स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर। देखिए यह एक पुष्प के पराग कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया है। यह एक पुष्प के पराग कण उसी पुष्प, मतलब इसी पुष्प के पराग जो कण होते हैं उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया है। और परपरागण में क्या होता है, यह एक पुष्प के पराग कण दूसरे पुष्प, अलग कोई दूसरा पुष्प होता है दोस्तों, तो उसके उस पे पहुंच जाता है। ये अलग के पुष्प पर निर्भर रहता है, परंतु ये जो होता है ये उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर निर्भर रहता है। परंतु इसमें ऐसा नहीं होता, यह अलग पुष्प के पराग वर्तिकाग्र पर निर्भर रहता है। तो ये उसी पुष्प पर होता है, ये दूसरे पुष्प पर होता है। ये स्वपरागण और परपरागण में अंतर है। अब दूसरा हम अंतर देखते हैं क्या है। ये जो होते हैं पुष्प, ये द्विलिंगी होते हैं। जो स्वपरागण होते हैं दोस्तों ये द्विलिंगी होते हैं, और परपरागण जो होता है दोस्तों ये पुष्प एकलिंगी होते हैं। तो दूसरा यहाँ देखिए, स्वपरागण में पुष्प सुगंध व रंग रहित होते हैं। जो स्वपरागण होते हैं वो सुगंध उससे नहीं होता, रंग भी नहीं होते, तो क्या होते हैं, सुगंध एवं रंग रहित होते हैं। और जो हमारा परपरागण होता है वो पुष्प सुगंधित एवं रंगीन होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, सुगंधित होते हैं, उनमें चटकीला रंग होता है। तो परपरागण में सुगंधित रंगीन पुष्प होते हैं, और हमारे स्वपरागण में सुगंधित एवं रंगहीन रहित होते हैं। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं किसी बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसमें जो स्वपरागण होता है वो स्वयं द्वारा होता है, इसमें किसी भी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे जल हो गया, वायु हो गया, कीट हो गया, जंतु, इसमें कोई चीज की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, खुद ब खुद होता है। अब देखिए परपरागण में क्या होता है, बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे हमने बताया था कीट हो गए, जल हो गया, वायु हो गया, ये सब की हमारी आवश्यकता होती है, तभी इसमें परपरागण हो पाता है दोस्तों। तो इतना आपको समझ में आया होगा, तो इसे याद दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिए। बहुत हमने आपको इजीली ये बताया दोस्तों, अगर एक बार इसे रिवाइज करते हैं तो तुरंत आपको याद हो जाएगा। बहुत छोटा है और पूरा फुल मार्क्स आप लोग इस पर पा जाएंगे दोस्तों। ये अंतर में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी दीर्घ में पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से याद कर लें दोस्तों, अच्छे से नोट कॉपी में कर लें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों जरूर कमेंट्स करना ना भूलिए, और साथ में इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही।